सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए केस को लेकर। ये केस है यूएसए में स्कूल शूटिंग को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि आए दिन यूएस में स्कूल शूटिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन युवा स्कूल्स में जाके गोली मार देते हैं अपने साथियों को, बच्चों को। गन कंट्रोल यूएस में सबसे बेकार माना जाता है। स्कूल ही क्या, चलते फिरते मॉल्स में, पार्क में, मेट्रो सबवेज में गोली मार दी जाती है, जो कि बहुत आम बात है। अगर ये वहाँ पे इतनी आम बात है तो इसको आज तक नियंत्रण क्यों नहीं करा गया है? आगे जानेंगे इस पॉइंट को लेकर भी। और अगर ये आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है स्कूल शूटिंग्स को लेके और रोल ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि यहाँ पे जिस शूटर की हम बात कर रहे हैं, ये शूटर कोई ट्रेंड शूटर नहीं है, कोई गैंग के शूटर नहीं है। ये शूटर हैं बच्चे, स्कूल जाते बच्चे, जिन्हें शायद इतनी भी अकल नहीं है कि चीज़ जो वो कर रहे हैं उसका नुकसान कितना भारी उनके और दूसरों के जीवन पे पड़ेगा। और आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो इंसिडेंट यूएस के हैं, इसका हमसे क्या लिंक है, हम पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ये 2021 का केस होता है। मिशिगन में स्कूल शूटिंग होती है। एक युवा बच्चा अपने बैग में बंदूक रख के लाता है और स्कूल में जाके 4 बच्चों को गोली मार देता है। इनसे खतरनाक शूटर मेरे ख्याल से कोई है नहीं। भारत में भी आजकल एक शूटर की चर्चा हो रही है, मगर इनसे खतरनाक तो मुझे लगता नहीं कोई है, क्योंकि इन शूटर का आप मेंटल स्टेट पता लगा ही नहीं सकते। क्योंकि ये शूटर कोई गैंग या कोई तथाकथित क्रिमिनल नहीं, जबकि बच्चे हैं। एक नॉर्मल बच्चा डेली स्कूल जाता है, नॉर्मली अपने बैग में बंदूक रख के ले जाता है और वहां पे जाके 4 बच्चों को गोली मार देता है। कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई एफबीआई नहीं, कोई सीआईए नहीं, किसी को कोई इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं मिलता। कैसे मिलेगा इनपुट? इंटेलिजेंस तो उसकी निकाली जाती जो कि कुख्यात होता है, जो कि जिसके ऊपर डाउट होता है। बच्चों पे किस पर डाउट होता है? तो ये इंसिडेंट होता है मिशिगन में। हम पहले हेडलाइंस पे जाते हैं कि ये स्कूल शूटिंग हम क्यों बात कर रहे हैं। मिशिगन स्कूल शूटर्स पेरेंट्स सेंटेंस टू 10 years in prison for not stopping a runaway train। हैं? हम अभी तक बात कर रहे थे बच्चों पे, और हेडलाइन मैंने क्या पढ़ी? मिशिगन स्कूल शूटर्स पेरेंट्स सेंटेंस टू 10 years in prison। पेरेंट्स सेंटेंस टू 10 years in prison for not stopping a runaway train। पेरेंट और ट्रेन कहाँ से आ गए? हम तो शूटर की बात कर रहे थे स्कूल में, वो भी बच्चे की। ये खबर हिंदी में बोले तो जिस बच्चे ने शूटिंग की घटना करी थी उसके माँ बाप को कोर्ट ने लायबल ठहराया है। और यहाँ पे जो रनअवे ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ट्रेन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है कि जब आपको पता था कि ये व्यक्ति हाथ से फिसल चुका है, आपने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे ये शूटर की बात कर रहे हैं, ये कोई क्रिमिनल या गैंगस्टर नहीं होते हैं, ये बच्चे होते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो इस केस में यही होता है। अब हम डिटेल्स में जाते हैं केस की। जो हमने नोट्स सुना है उसके आधार पे आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। क्योंकि ये मैंने जब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करा तो मेरे को ये बड़ा शॉकिंग लगा कि क्या किसी और के द्वारा किए गए मर्डर की सजा आपको मिल सकती है। एबेटमेंट तो हम जानते हैं, संयोग करना हम जानते हैं, संयोग करना भी अपने आप अपराध ही होता है। नई बीएनएस में भी शायद सेक्शन 48, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें भी बात एबेटमेंट की करी है। सॉरी, 48 में तो बात करी है कि फॉरेन कंट्री से भारत में कोई क्राइम और कस्ट्रेट करवाना। क्षमा चाहता हूँ, फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, लंबी हो जाएगी डिटेल्स। एबेटमेंट तो वैसे भी क्राइम होता है,
कि आपने किसी की मदद करी, आपने किसी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करी जहां पे उसने अंजाम दिया क्राइम को, तो आप भी उसके लिए दायी हो जाते हैं, आप भी लायबल हो जाते हैं। मगर क्या आपके द्वारा क्राइम जो आपने करा है उसकी सज़ा आपके माँ-बाप को भी मिल सकती है? यहाँ मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये जानने में कि ये यूएस में हो गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जितना मैं वहाँ के केसेस को पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे मेरी रुचि चलती जा रही है। जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बहुत चीज़ें हमारे भी अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है कि बच्चे के क्राइम की सज़ा पेरेंट्स को भी मिली है। बच्चे को तो मिली है, पेरेंट्स को भी मिली है। और ये खुद यूएस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। ये वहाँ का बहुत बड़ा केस है। शुरू करते हैं, शुरुआत से लेके हर पॉइंट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि मिशिगन में शूटिंग होती है। कब शूटिंग होती है आपको बताते हैं। तो सन 2021 में ईथन क्रम्बली नाम के छात्र द्वारा ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल मिशिगन में शूटिंग होती है। स्कूल के कैफेटेरिया में जाके वह गोली चला देता है और 4 बच्चों की इसमें मृत्यु हो जाती है और लगभग 7 बच्चे चोटिल हो जाते हैं। भगदड़ मची है दौड़ भाग में, और लगभग और कई बच्चे घायल हो जाते हैं इसी भगदड़ में। 4 की मृत्यु हो जाती, जो कि दुखद है। हमारी संवेदना है पेरेंट्स के साथ जिनको ये दुख सहना पड़ा। अब इसमें बात जो आती है कि शूटिंग से पहले ईथन क्रम्बली जो कि बच्चा है, उसने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साइंस दिखाए थे जो ऑब्जर्व हो जाते हैं। Before shooting, Ethan Crumbley had been showing signs of distress and had even drawn a picture depicting violence. ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद बातें निकल के आई हैं। डिपिक्टिंग वायलेंस, उसने कहीं ना कहीं ड्राइंग भी करी है जिसमें वायलेंस दिखा रहा है कि गन बना दी, लोग को मारते हुए दिखा रहा है। उसमें बच्चा है ये। Despite these warning signs, his parents failed to address the issue or secure the gun he had access to. अब यहीं से जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे वो पूरे केस को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। और ये दिशा ये होती है, जब इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, घर की तलाशी वगैरह होती है, जानने का प्रयास करते हैं कि कितना क्या कारण रहे थे जो ये कदम उठाना पड़ा। तो उन कदम में इन्वेस्टिगेटर्स ने साइकोलॉजिकल एंगल को निकाला। देखिए, ना तो ये कोई क्रिमिनल गैंग का आदमी है, ना ये कोई क्रिमिनल है, ना ये कोई गैंगस्टर है। तो इन्वेस्टिगेटर को चिंता इस बात की हो रही थी कि इसने ये करा तो क्यों करा। और आपसी रंजिश तो बच्चों में नहीं होती है, मतभेद तो हो सकते हैं, मतभेद तो हर किसी में होते हैं। आए दिन हमारे आपके जीवन में भी 100 लोगों से मतभेद हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सीधे जाके उन पर गोली चला दें। ये तो बच्चा ठहरा, तो इसका ऐसा कौन सा मतभेद हो गया कि इसे जाके गोली चला दी। इन्वेस्टिगेटर्स ने कई दिनों तक इस पे अपनी जब इन्वेस्टिगेशन करी आईओ वगैरह ने, और जब कोर्ट में सबमिट करा तो उसमें ये पॉइंट रखा कि सर यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साइंस बच्चे में दिखे हैं। टीचर से बात करी, बच्चों से बात करी, पेरेंट्स के इंटरव्यू लिए, इंटरोगेशन करी पेरेंट्स से भी, तो ये बात उन्होंने प्रूव कर दी। अब फिर यहाँ पे आके कोर्ट में ये पॉइंट आया कि अगर उसमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के सिग्नल्स आ रहे थे, देखिए इसमें अभी तक फिलहाल ये प्रूव हो चुका है कि शूटिंग उसने करी है और उस पर जो होमिसाइड के चार्ज लगेंगे वो तो लगने ही वाले हैं। जो उस पर धाराएं लगेंगी वो तो लगने ही वाली, उनको तो कोई हटा नहीं सकता। मगर इन्वेस्टिगेटर्स ये जानने का प्रयास कर रहे थे, जो फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स थे, एफबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, स्टेट पुलिस भी हुई थी, लोकल थाना भी इन्वॉल्व था इसमें। इन्वेस्टिगेटर्स की इंटरेस्ट इस बात पे था कि इतना सीरियस कदम ये क्यों उठाया है इसने, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो कोर्ट में कई हियरिंग्स के बाद ये निकल के आया कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंगल है। कई साइकोलॉजिस्ट से भी बातचीत करी गई, उनसे भी इन बातों पर राय मशवरा लिया गया, तो उन्होंने एग्री करा कि हाँ, बच्चों में अगर कभी कभी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस
एक मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तो वह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मगर अगर हम इन्हें समय रहते एड्रेस कर लेते हैं तो ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। बस यहीं पे पॉइंट, इसी पॉइंट पे आके कि अगर हम इस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं, फिर कोर्ट में वकील ये कहते हैं कि सर एड्रेस क्यों नहीं करा, पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहिए था ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे में है, मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो उनको उन पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहिए। फिर कोर्ट में वहीं से ये नया एक नई धारा निकल के आ गई, एक नई जो नदी बह रही है उसमें एक और नई ट्रिब्यूटरी निकल के आ गई कि पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करा जाए कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप लोगों को क्या दिखा नहीं। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बकवास है, किसी और ने खून करा है उसके लिए आप पेरेंट्स को लायबल क्यों ठहरा रहे हैं। नहीं, यही तो जुडिशियल सिस्टम की बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी उन्हें समाज को लेके भी लार्जर विजन पे ध्यान देना होता है। अगर यहाँ पे कोर्ट चाहती तो ये केस एज इट इज़ बंद हो जाता। एविडेंस सबके सामने है, सारी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है, पुलिस के बॉडी कैम रिकॉर्डिंग्स, पूरे इंसिडेंट की लाइव फुटेज, सब कुछ कोर्ट के पास थी। कोर्ट चाहती क्या, डे 1 में सब कुछ सेटल हो चुका था कोर्ट में भी कि हाँ ठीक है ये एविडेंस है, ये बात है। कोर्ट चाहती ये केस कोर्ट में जाता, वो सुनती हाँ आपने शूटिंग करी है, प्रूफ ये है सारे, पुलिस ने अपने सब रिकॉर्ड दिखा दिए थे कि हाँ उस समय शूटिंग, ये लाइव फुटेज है, ये बॉडी कैम फुटेज है, ये कैमरे की फुटेज है, इस बंदे ने करा है, खत्म कहानी, केस खत्म हो जाता है। एंड ये तो केस ओपन शट था पूरा। मगर कोर्ट इसमें लार्जर एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे गया, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे। अब बड़ा पर्सपेक्टिव ये था कि ये समाज को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। तभी उस नदी में से एक और धारा निकाली गई कि जरा पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करा जाए। और आप भी चौंक जाएंगे कि पेरेंट्स ने कई सेशंस के बाद, इंटरोगेशंस के बाद, इंटरव्यूज़ के बाद ये बात स्वीकार कर ली कि हम जानते थे कि हमारा बच्चा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब चल रहा है, मेंटल नहीं था, सॉरी, साइकोलॉजिकली परेशान चल रहा था। कई कारणों से होता है, अनेबल टू फिट इन द सोसाइटी, समाज में फिट नहीं हो पा रहे होते हैं, स्कूल बच्चे वगैरह थोड़ा सा परेशान करते हैं। यहीं से प्रोसिक्यूटर्स ने उनको लायबल ठहराना शुरू कर दिया कि अगर आपको पता था कि इसकी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट सही नहीं है, फिर भी आपने उसको खुद बंदूक खरीद के क्यों दी। उनको बंदूक उसके पेरेंट्स ने दी थी। अरे हम कहते हैं ना कि आग क्यों लगी, बात ये नहीं क्यों लगी, बात ये है कि पागल को माचिस किसने दी है। जब उसका मेंटल स्टेट ही सही नहीं है तो उसको माचिस दी किसने है, तो वो बंदा लायबल है। पेरेंट्स ने उसको बंदूक खरीद के दी थी। और पेरेंट्स इस पूरे अभी तक के जीवन काल में, विगत पिछले वर्षों में ये जानते थे कि इसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, फिर भी बंदूक का एक्सेस इसको हमेशा था। कोर्ट ने, प्रोसिक्यूटर्स ने यहीं पे उसको लायबल ठहरा दिया पेरेंट्स को कि इस क्राइम में आप भी पार्टी हैं। आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। मैं असल में केस जो जजमेंट वगैरह था उसको पूरा पढ़ के एक नोट्स बनाए, उसके पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, वरना तो बहुत लंबा केस है, आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी लायबल ठहराया जाता है। एंड जेनिफर एंड जेम्स क्रम्बली, पेरेंट्स का नाम है जेनिफर एंड जेम्स क्रम्बली, आर द फर्स्ट पेरेंट्स इन द यूएस हिस्ट्री, पूरे यूएस हिस्ट्री के इतिहास में, यूएस के इतिहास में पहली बार पेरेंट्स ने खून नहीं कराया, मगर उनको लायबल ठहराया जाएगा। टू बी कन्विक्टेड इन कनेक्शन विद द स्कूल मास शूटिंग, देयर कन्विक्शन रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा ना, अगर कोर्ट ये चाहती तो केस हैंड टू हैंड उसी समय बंद हो जाता। शूटिंग करी है, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये पुलिस का बॉडी कैम फुटेज है, सब लाइव न्यूज में आया था, पूरी घटना लाइव न्यूज में चल रही थी। यूएस में तो और इतनी न्यूज एक्टिव रहती है कि सब लाइव आ जाता है, सब कुछ हेलीकॉप्टर से पूरा ऊपर
आपने पिक्चरों में देखा होगा, हेलीकॉप्टर से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ऊपर से, लाइव फुटेज पूरा लाइव चल रहा होता है। कोर्ट वहां नहीं रुका, कोर्ट ने कहा किसी को तो अकाउंटेबल ठहराना होगा, वरना ऐसे तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि किसके बैग में क्या रखा है। तो अब कोर्ट ने इसमें पेरेंट्स को ये मान लिया कि भैया आपकी यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। आगे बढ़ते हैं। द चार्जेस दे वर कन्विक्टेड ऑफ इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर फॉर देयर रोल इन ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल शूटिंग कैरिड आउट बाय देयर सन ईथन क्रम्बली। उनको इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के लिए चार्ज करा जाता है। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के लिए चार्ज करा जाता है। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी बताऊंगा मैं आपको। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर, सॉरी अगर मैंने गलत बोला तो मैनस्लॉटर, इट इज अ टाइप ऑफ होमिसाइड। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि इट्स अ टाइप ऑफ होमिसाइड वेयर अ पर्सन अनइंटेंशनली causes the death when a person unintentionally causes the death of another person through a reckless or negligent act, through a reckless or negligent act, unintentionally, through a reckless or negligent act. It is different from voluntary manslaughter which involves a intention. voluntary manslaughter क्या होता है? उसमें इंटेंशन होती है, आपकी इंटेंशन थी कि आपको दूसरे व्यक्ति को मारना ही मारना है, तो वॉलंटरी मैनस्लॉटर हो गई। इनवॉलंटरी क्या है कि आपकी इंटेंशन थी ही नहीं, मगर आपकी किसी प्रकार की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे उन पेरेंट्स को भी, अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? अनइंटेंशनल किलिंग, आपकी किलिंग मारने की इंटेंशन नहीं थी मगर वो मृत्यु हो जाती है। द डेथ मस्ट नॉट हैव बीन इंटेंडेड, पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? reckless or negligent conduct. The act that caused the death must have been done with a reckless disregard for the safety of others. recklessness आपने दिखाई, लापरवाही दिखाई अपनी तरफ से। अगला है, तीसरा है नो मैलिस। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी 5 की एलिमेंट्स माने जाते हैं क्राइम के लिए। ऐसी इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर में तीसरा पॉइंट है मैलिस नहीं होना चाहिए, नो मैलिस। There is no requirement to prove malice, which is a deliberate intention to harm or kill. तो यहीं पे इन पेरेंट्स को इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के लिए चार्ज कर दिया जाता है, और कि जो घटना आपके बच्चे ने करी है, जो हत्या करी है, उसमें आप भी इक्वल पार्टी हैं, यू आर ऑल्सो एन इक्वल पार्टी। क्यों? अब जब प्रोसिक्यूटर्स, जब उनके वकीलों ने विरोध करा कि ये कैसी बेतुकी बात है कि चलिए बच्चे ने मर्डर करा है, पेरेंट उसके लिए दुखी हैं कि ये घटना हो गई, दुखद है, पर ये कैसी बेतुकी बात है कि आप इनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब जो दलीलें दी गई हैं, पहली बात, पहला पॉइंट क्या था कि जेम्स क्रम्बली परचेज 9 mm सिग सॉयर हैंडगन, ये बंदूक का नाम है, सिग सॉयर हैंडगन 9 mm की, फॉर ईथन, पिताजी ने खरीद के दी है, टू इट एज एन अर्ली क्रिसमस गिफ्ट। अर्ली क्रिसमस गिफ्ट कि ले बेटा तेरे लिए क्रिसमस से पहले मैं गिफ्ट ले आया हूँ, क्रिसमस का गिफ्ट है, पहले ले आया हूँ। हमारे यहाँ क्या था, वो रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ मिलती थी और किताबें मिलती थी, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, शर्टें, कपड़े इत्यादि, खिलौने मिलते थे। थोड़े बड़े हुए तो साइकिल मिल गई वगैरह वगैरह। यहाँ तो 9 मिलीमीटर की बंदूक पकड़ा दी जाके, हैंडगन, एक हैंडगन प्रॉपरली, और उसी वेपन से ही इस बच्चे ने स्कूल में हत्या करी थी, जो मास शूटिंग करी थी। तो पहला पॉइंट प्रोसिक्यूटर्स ने ये रखा कि सर आपने लाके बंदूक दी थी उसको, और आप इस बीच जानते थे कि इसका साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, और वो छोड़िए, आप सबसे बड़ी बात है आप ये भी जानते थे कि इस एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए बंदूक संभालना बिल्कुल भी जिम्मेदारी की बात नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यू आर इंटेंशनली नोइंग दैट कि ये बंदा इस बंदूक को हैंडल नहीं कर पाएगा,
अगला, negligence and gun security. The parents were accused of failing to secure the gun properly despite being aware of their son's mental health issues and concerning behavior. They did not lock up the weapon. तो चलिए आपने दे दिया, बच्चों का भी होता है खुश करने के लिए, आपने दे दिया, चलो कि चलो खुश हो जाएगा, मैंने इसको बंदूक दे दी है। पर आप एक काम करते, उसको बाद में उससे लेकर, जो कि हर अमेरिकन होम में एक सेफ होती है, हमारे घरों में भी सेफ होती है, हालांकि मेरे बंदूक नहीं है, सेफ में जाके रख देते, उसे लॉक कर देते। कहने को बंदूक उसी की है, बच्चे को खुश कर दिया आपने। गन कंट्रोल लॉज में ये मेंशन करा हुआ है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, भारत में भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि बंदूक सुरक्षित जगह पे रखी होनी चाहिए, और बंदूक और कारतूस एक जगह पे ना हो तो ही अच्छा है। यह आपकी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पे आपने नहीं करा, जेम्स क्रमली जो कि पेरेंट हैं उन्होंने नहीं करा। और तीसरा, कई पॉइंट्स में से एक जो मेजर पॉइंट तीसरा ये बताया गया प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कि आपका बच्चा लगातार कई लंबे सालों से और बीते विशेषकर कई महीनों से ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के सिग्नल्स दिखा रहा था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, बात ना मानना, जो कि हर बच्चा दिखाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये ज़्यादा दिखाता था। ये हवा में तीन नहीं मारा प्रोसिक्यूटर ने, कई इंटरव्यूज लिए हैं पेरेंट्स के, गार्जियंस के, स्कूल टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के। ये सब स्टेटमेंट्स होती हैं जो जजमेंट, जो कोर्ट के पेपर्स में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। और ये खुद बच्चे का भी इंटरव्यू लिया गया है जेल में कि क्यों करा आपने, क्या इंटेंशन था आपका। और ये इंटरव्यू ऐसे नहीं होता कि जबरन उसको दबाव बना कर लिया गया हो, प्रॉपर चाइल्ड केयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के एजेंट्स मौजूद होते हैं, एनजीओ के लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, ह्यूमन राइट्स के वकील बैठे होते हैं वहाँ पे। भले ही इसने मर्डर करा है, खून करा है, मगर फिर भी जब इसका इंटरव्यू होगा तो अकेले पुलिस नहीं लेगी कि दरोगा बैठ गया जाके 2 थप्पड़ मारे और उगलवाना शुरू कर दिया, नहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के एजेंट बैठे होंगे, ह्यूमन राइट्स के एनजीओ के लोग बैठे होंगे, ह्यूमन राइट्स के कुछ लॉयर बैठे होंगे, ताकि किसी प्रकार का दबाव इस पर ना बनाया जाए। इसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि हर देश में होता है, भारत में भी है। जो ऑफिशियली लिखा हुआ है प्रोसिक्यूटर्स के स्टेटमेंट में, द स्कूल इन्फॉर्म द क्रम्बलीज अबाउट दिस ड्यूरिंग अ मीटिंग। एक पेरेंट टीचर मीटिंग में भी बताया गया था, ब्रीफली बताया गया था कि उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले भी, कई इंस्टेंसेस पे जिसमें गन बनाई है और लोग को मारते हुए दिखाया है। जो एग्जैक्ट टर्म्स लिखे हुए हैं, डिस्टर्बिंग मैसेजेस सच एज ब्लड एवरीवेयर एंड हेल्प मी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेल्प मी। द स्कूल इन्फॉर्म द क्रम्बलीज ऑल दीज साइकोलॉजिकल इवेंट्स विच दे इग्नोर्ड, उन्होंने इग्नोर करा। तो इन सब बातों के बाद जो ओकलैंड काउंटी जज थी हैं, मतलब ये भी, अब क्या पता तबादला हो गया हो, तो जज साहब ये कहते हैं कि ऑल दीज इंस्टेंसेस क्लियरली guide us to a conclusion, which is that parents failed to stop a runaway train. आप उसे रोकने में विफल रहे, and it was the negligence on the parts of parent to have a arms, बंदूक, accessible to such level of ease that led to loss of life of innocent students.
देखिए, मास शूटिंग के बाद यूएस में हर साल जब भी घटनाएँ होती हैं, कभी मॉल में शूटिंग हो जाती है, कभी चलते-फिरते सड़कों पे हो जाती है, गोली चल जाती है। अब गन कंट्रोल को लेके 15 से 20 साल का इतिहास रहा है। गन लॉ भी इतनी मजबूत है कि वो कोई कानून लाने देती ही नहीं है। ये सच बात है। तो इसीलिए गन वायलेंस वहाँ पे कम नहीं हो रहा है। आप तो ये आप जा गन ले आओ यूएस जाके, आप यूएस में अगर रहते हो, वहाँ के निवासी हो, तो आप प्रॉपर्ली वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल होते हैं, वहाँ पे गन की दुकानें, मॉल की दुकान, आप जाइए, जो पसंद है खरीद के ले आइए। हाँ, बस कुछ एज लिमिट लगा दी है और इतना बताना भी नहीं पड़ता है कि ज़रूरत क्या है। लोग वहाँ पे बड़ी-बड़ी गन्स, सीरियस गन्स, हंटिंग के नाम पे ले जाते हैं। अब वहाँ पे मैंने पढ़ा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कई अमेंडमेंट्स हैं, 5th अमेंडमेंट है, 9th अमेंडमेंट है, 4th अमेंडमेंट है, इत्यादि कई अमेंडमेंट्स हैं जिसमें उनको किसी भी व्यक्ति को बंदूक रखने की आज़ादी दी गई है पर्सनल प्रोटेक्शन के नाम पे। जो जो इस पूरे गन लॉज़ को हर बार अमेंड होने से रोक रहा है, वो है वहाँ का पर्सनल सेफ्टी लॉ, कि आपको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, बस। और मैंने जितना अध्ययन करा कि यूएस में बहुत मुश्किल है कि गन कंट्रोल को लेके कोई बड़ा कानून कभी आ भी पाएगा। गन लॉ भी बहुत मजबूत है। वो ऐसे कहीं न कहीं संविधान से तोड़-मरोड़ के कोई ना कोई पॉइंट ले आती, जिसकी वजह से अगर कोई अमेंडमेंट होने भी वाला होता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, अगर होने भी वाला होता है, तो उसे रोक लेते हैं। मगर फिलहाल गन सेफ्टी लॉज़ में कुछ ऐसा नहीं है कि निरंकुश है। कोर्ट्स और प्रोसिक्यूटर्स सफल रहे हैं कई केसेस में लोग को जेल पहुँचाने में लंबे समय तक। क्योंकि कई बेसिक राइट्स जो हैं, वो बेसिक नियम गन कंट्रोल के वहाँ पे सख्त हैं ही हैं, कि अगर आपके पास गन है तो आपको ये ज़िम्मेदारी आपकी है। यू आर लायबल कि गन वो आपको एक्सेसिबल हो, अगर आप उसके एक्सेस में नहीं हो, तो किसी को ना हो फिर। प्रॉपर्ली सेफ में रखिए उसे आप, लॉक करके रखिए। नियम है वहाँ पे, प्रॉपर्ली ये नियम है। कभी-कभी बच्चे भी गलती से एक्सेस कर लेते हैं। मैं ऐसी न्यूज़ में पढ़ा था ढेर सारी, गन कंट्रोल को लेके वीडियो बनाने से पहले, तो कई न्यूज़ ये भी निकल के आ गई कि फादर थे, वो अपना नॉर्मली अपना बाहर काम करके आए, वहाँ पे तो हर कोई गन लेके घूमता ही घूमता है, मैंने देखा कि। तो उन्होंने गन ऐसी टेबल पे रख दी और अपना लेट गए सोफ़े पर ही। थक गए तो लेट गए अपना, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बच्चा आया खेलते-कूदने में, उसने गन उठा ली और उसने अपने आप को गोली मार दी। बच्चे ने अपने आप को गोली मार दी। ऐसे उल्टा करके देखा होगा, ट्रिगर दबा दिया और गन लोडेड थी। फादर को पुलिस उठा के ले गई कि आपने इस गन को सेफली क्यों नहीं रखा था। तो गन कंट्रोल भले ही हम कितना भी वहाँ पे कह दें कि एक तरीके से देखा जाए तो छूना मुश्किल है। गन कंट्रोल, गन लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी कई कानून हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस लायबल ठहरा देती है। तो इसी में एक पॉइंट निकल के आता जो कि ओकलैंड की जज साहब ने ये कहा था कि 100 बातें एक तरफ हैं, आपने गन को सही जगह पे लॉक्ड क्यों नहीं रखा था, तो आप भी लायबल हो। और बहुत लंबे समय तक ये बहस चलती है, कई हियरिंग्स होती हैं। उन सब फैमिलीज़ का भी स्टेटमेंट लिया जाता है, जिनके बच्चे इस दुर्घटना में अपनी जान खोए। स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे आज भी ज्यूरी सिस्टम है, ठीक है? समाज का हर व्यक्ति वहाँ पे आता है। उस शहर के लोगों का भी इंटरव्यू लिए गए कि क्या आप लोग का कहना है, बच्चे को भी लायबल ठहराया जा रहा है, पेरेंट को भी लायबल ठहराया जा रहा है। फिलहाल सारी प्रोसीडिंग्स के बाद, सारी हियरिंग्स होने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुँचती है कि पेरेंट्स को मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी, 10 इयर्स प्रिज़न। पूरे यूएस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पेरेंट्स जिन्होंने मर्डर नहीं करा है, जिन्होंने होमिसाइड नहीं करा है, अब वो जेल जा रहे हैं बच्चे के गुनाह को लेकर, मास शूटिंग में।
10 साल की सज़ा होती है, मिनिमम 10 ईयर्स विदाउट एनी पैरोल, एंड पैरोल बी अलाउड ओनली आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट हैव एक्सीडेड। थोड़ा समय जब निकल जाएगा उसके बाद जब कोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस डिसाइड करेगा कि इनको बाहर पैरोल पर छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, तक के लिए इनको कोई पैरोल नहीं मिलेगी, अंदर रहिए आप। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स ने भी इतना विरोध नहीं करा, पेरेंट्स ने भी ये कहीं ना कहीं एग्री कर लिया था कि गलती हमारी है। बेटा भी उनका 10 साल के लिए अंदर गया, 10 से 15 साल के लिए अंदर गया है इस शूटिंग के बाद। पेरेंट्स भी गए हैं। समाज ने ये मांग डिमांड करी कि और सख्त सज़ा सुनाई जाए, मगर जज साहब ने भी थोड़ी सी रियायत रखते हुए जितना देखिए हर कोई चाहता है कि उसके हिसाब से सज़ा सुनाई जाए, मगर कोर्ट्स अपने नियम से काम करती है। फिलहाल जज साहब ने जो उचित लगा उसी हिसाब से सज़ा सुनाई और जो कानून के दायरे में था। इसके बाद से यूएस में एक नई बात चल गई, मेंटल हेल्थ, गन सिक्योरिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस केस में इतना ही था। कंक्लूड करने से पहले मैं उस बात पे आना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा। हमारे यहाँ तो गन कोई दिक्कत है नहीं ऐसी गन कंट्रोल की, शूटिंग वूटिंग होती भी है तो जनरली गैंगस्टर्स लोग की ही होती है। यहाँ पे हमारे सामने आ रही है बात मेंटल हेल्थ। भले ही भारत में गन मास शूटिंग की समस्या नहीं है, थैंक गॉड, मगर भारत में समस्या है आए दिन बच्चों में एक लैक ऑफ टेम्परामेंट होता बढ़ता जा रहा है। लड़ाई करना, मार पिटाई करना आजकल स्कूलों में कॉमन हो चुका है। हम इस केस या कुछ नया सीखें तो हमें एज अ सोसाइटी एक जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि बच्चों को मेंटली स्वस्थ रखें, सकारात्मक चीज़ों की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करें, एक पॉजिटिव टेम्परामेंट डेवलप करें, एक हेल्दी टेम्परामेंट डेवलप करें, जिससे उनके विकास में भी कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि धीरे धीरे यही समाज जब आगे जाता रहता है, यही बच्चे बड़े होते हैं, उनमें वो नेगेटिव क्वालिटीज़ पूरी तरह फिट हो चुकी होती हैं, जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं समाज को ही परेशान करती है। फिलहाल फिर भी मैं कहूँगा कई मामलों में हमारा देश बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आज भी हमारी सोसाइटी का जो एक इंटरलॉक है वो इतना स्ट्रांग है कि हम कई चीज़ों को आज भी एक अच्छे परिवार और अच्छे समाज की तरह जोड़ के रखे हुए हैं, कंट्रोल में रखे हुए हैं। इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।